हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संध्या विद्यापीठ। देखिए बेटा, अपन आवर्त सारणी पे थे। आवर्त सारणी में आप लोग यहाँ पर एस ब्लॉक पढ़ चुके हो, उसके बाद में आप पी ब्लॉक पढ़ चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कौन सा बेटा, यहाँ पर आपका डी ब्लॉक। देखिए बेटा, डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व कौन से होंगे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक तत्व कौन से होंगे बेटा यहाँ पर कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है बेटा, डी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें कौन से तत्व कहा जाता है बेटा, डी ब्लॉक तत्व। चूंकि हम डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस डी ब्लॉक को वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक सम्मिलित किया गया है। टोटल 10 वर्गों में इसे क्लासिफाइड यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर ये आपके वर्ग स्टार्ट होते हैं यहाँ पर चतुर्थ आवर्त से। कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, चतुर्थ आवर्त से। चतुर्थ, पंचम आवर्त में, ऐसे ही षष्टम आवर्त में और ऐसे ही सप्तम आवर्त। इन 4 आवर्त में वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक आपके डी ब्लॉक तत्व सम्मिलित किए गए हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों का हम ले यहाँ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लेते हैं बेटा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ S के 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं तो हम बोलेंगे NS2। उसके बाद यहाँ पर आपको D में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो जब Nवां कोश आता है तो D का यहाँ पर उसके अंदर वाला कोश आता है N-1D, और D में 1 से लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनका यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, NS2 N-1D 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। क्लियर यहाँ पे। देखिए यहाँ पर इन डी ब्लॉक तत्वों को, इन डी ब्लॉक तत्वों को हम यहाँ पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे आपने एस ब्लॉक को यहाँ पर 2 वर्ग, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु में कन्वर्ट किया, ऐसे पी ब्लॉक को आपने बोरोन परिवार आपने पढ़ा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन परिवार आपने यहाँ पर पढ़ा। उसी प्रकार यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन वर्ग वाइज न करके आवर्त के अनुदिश किया जाता है। किसके अनुदिश बेटा, यहाँ पर आवर्त के अनुदिश। और आवर्त के अनुदिश यहाँ पर इनको नाम दिया जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में प्रवेश कर रहा है, उसी कोश के आधार पर इनको श्रेणी नाम दी जाती है कि यदि इलेक्ट्रॉन 3D कोश में प्रवेश कर रहा है तो इन्हें हम बोलते हैं 3D श्रेणी के तत्व। 4D में प्रवेश कर रहा है तो इसे अपन बोलते हैं 4D श्रेणी के तत्व। और यदि 5D में प्रवेश कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं 5D श्रेणी के तत्व। और यदि 6D में प्रवेश कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं 6D श्रेणी के तत्व। देखिए 3D श्रेणी यहाँ पर स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होकर के जिंक 30 तक यहाँ पर 10 तत्वों को लेकर के चलती है। ऐसे ही 4D श्रेणी यहाँ पर एट्रियम 39 से लेकर के यहाँ पर कैडमियम 48 तक यहाँ पर 10 तत्वों को लेकर चलती है। ऐसे ही 5D श्रेणी में पहले आपका लेंथेनम आता है, उसके बाद सीरियम 58 से लेकर के लॉरेंशियम 71 तक के आपके एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। उसके बाद 72 से हाफनियम से लेकर के यहाँ पर मरकरी 80 तक के ये 9 तत्व यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। और एक आपका लेंथेनम, टोटल 10 तत्व यहाँ पर 5D श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद 6D श्रेणी में यहाँ पर एक्टिनम 89 वाला तत्व, उसके बाद वाले थोरियम 90 से लेकर के ल्यूटेशियम 103 तक के आपके 103 तक के जो तत्व है वो एफ ब्लॉक में चले जाते हैं।
फिर उसके बाद 104वां तत्व कौन सा आता है बेटा, रदरफोर्डियम। 104 से लेकर के यहाँ पर सिनेरियम 112 तक के 9 और एक आपका एक्टिनम, टोटल 10 तत्व यहाँ पर इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? देखिए आपने कहा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2 n-1 d1 to 10 तक यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर इन तत्वों के इस डी उपकोष में या तो इनकी मूल अवस्था में जो नॉर्मल अवस्था है जिसमें तत्व पाया जा रहा है, या फिर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में, या फिर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में, इनमें क्या पाया जाता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या रिक्त डी कक्षक होता है। क्या होता है बेटा, रिक्त डी कक्षक होता है। इस वजह से इनको यहाँ पर नाम दिया जाता है संक्रमण तत्व। क्या नाम दिया जाता है बेटा यहाँ पर, संक्रमण तत्व। ये जो डी कक्षक है वो अपूर्ण होता है। डी कक्षक क्या होता है बेटा, यहाँ पर इनका अपूर्ण होता है, इसीलिए यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है बेटा, संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो आपके लास्ट वाले 12वें वर्ग के तत्व नजर आ रहे हैं, इन तत्वों को यहाँ पर संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इनकी मूल अवस्था ले चाहे ऑक्सीकरण अवस्था ले, दोनों में ही इनका डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, पूर्ण पूरित होता है। डी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण पूरित। जैसे जिंक की अपन बात करें तो जिंक का विन्यास होता है ऑर्गन 18 4s2 3d10। क्लियर है यहाँ पर? ये मूल अवस्था में ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ डी आपके पास कंप्लीट है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित विन्यास है। ऐसे ही इसकी +2 स्टेट ले, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था ले तो यहाँ पर S में से ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और आपके पास 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर भी इसका विन्यास क्या है बेटा, पूर्ण पूरित है। इसीलिए यहाँ पर इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते, लेकिन ये डी ब्लॉक तत्व जरूर है। ये डी ब्लॉक तत्व तो है, लेकिन इनको अपन क्या नहीं बोलते बेटा, संक्रमण तत्व नहीं बोलते। क्लियर है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो डी ब्लॉक तत्व है उसमें कुछ विशेष ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनमें हम एक नाम देते हैं बेटा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों प्रदर्शित करते हैं ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि इनके NS और इस n-1d के मध्य ऊर्जा अंतर क्या होता है बेटा, कम होता है। इन दोनों कोशों के मध्य ऊर्जा का अंतर क्या होता है बेटा, कम होता है। इसीलिए यहाँ पर S कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस D कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीकरण संख्या में क्या लेते हैं बेटा, भाग लेते हैं। इस वजह से ये क्या प्रदर्शित करते हैं बेटा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। क्या कहा आपने यहाँ पर कि NS और n-1d कक्षकों के मध्य ऊर्जा में अंतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस वजह से S कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ D कक्षक के अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीकरण अवस्था में भाग लेते हैं। इसीलिए ये क्या प्रदर्शित करते हैं बेटा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, जिसमें यहाँ पर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इस संक्रमण तत्व में कौन प्रदर्शित करता है बेटा, ओस्मियम, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +8। और यदि हम 3D श्रेणी की बात करें तो 3D श्रेणी में यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की होती है, जो कितनी प्रदर्शित करता है बेटा, +7। क्लियर है बेटा यहाँ पर? ये था आपके पास कौन सा ग्रुप बेटा, डी ब्लॉक। कौन सा ग्रुप बेटा आपका, डी ब्लॉक। नेक्स्ट अपन चलेंगे किस पे बेटा, एफ ब्लॉक में। देखिए यहाँ पर ये एफ ब्लॉक तत्व कहाँ उपस्थित है बेटा, 5D और 6D श्रेणी के तत्वों के मध्य में उपस्थित है, इनके मध्य में उपस्थित है।
जब इनके मध्य में उपस्थित है, किसके मध्य में? संक्रमण तत्वों के मध्य में, इसलिए F ब्लॉक तत्वों को एक नाम और दिया जाता है और नाम है आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या नाम है इनका? आंतरिक संक्रमण तत्व। कि ये संक्रमण तत्वों के यहाँ मध्य में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं बेटा? आंतरिक संक्रमण तत्व। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? F ब्लॉक तत्व। क्योंकि F उपकोष में हम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी में कितने तत्व सम्मिलित किए जाते हैं बेटा? 14 तत्व। क्योंकि यहाँ पर सीरियम 58 से लेकर के लॉरेंशियम 71 के जो तत्व है वो लैंथेनम संक्रमण तत्व के पश्चात यहाँ पर आते हैं, इसीलिए इस श्रेणी को क्या नाम दिया जाता है बेटा? लैंथेनाइड श्रेणी। क्या नाम दिया जाता है बेटा यहाँ पर? लैंथेनाइड श्रेणी। कि यहाँ पर जो आपके पास सीरियम 58 से लेकर के लॉरेंशियम 71 तक की जो तत्व है वो इस लैंथेनम के पश्चात प्रारंभ होते हैं, इसीलिए इस श्रेणी को क्या नाम दिया जाता है? लैंथेनाइड श्रेणी नाम दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास थोरियम 90 से लेकर के ल्यूटीशियम 103 तक के जो 14 तत्व है वो एक्टिनम के पश्चात आते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस श्रेणी को क्या नाम दिया जाता है बेटा? एक्टिनाइड श्रेणी। क्या नाम दिया जाता है बेटा यहाँ पर? इसे एक्टिनाइड श्रेणी। क्लियर है यहाँ पर कि F ब्लॉक तत्वों में दो श्रेणियां होती हैं, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी लैंथेनम के पश्चात प्रारंभ होती हैं, ऐसे ही एक्टिनाइड श्रेणी एक्टिनम के पश्चात प्रारंभ होती है। क्लियर है यहाँ पर? देखिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होता है कि आपके पास यहाँ पर N-2 F कोश है, यानी इस N-1D से भी कौन सा बेटा? अंदर वाला कोश इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हम 1 से लेकर के कहां तक भरते हैं बेटा? 14 तक। उसके बाद आपके पास श्रेणी आती है N-1D श्रेणी, जिसमें 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरा होता है, कभी 0 कभी 1 इलेक्ट्रॉन, वही अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायी विन्यास लेने के लिए। इसके बाद में आपके पास आता है NS, और NS में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इनका सामान्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे लैंथेनाइड तत्वों का हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लें तो लैंथेनाइड तत्व यहाँ पर होते हैं 4F 1 to 14, 5D के पश्चात स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए 0 या 1, और फिर होता है 6S2। ऐसे ही हम एक्टिनाइड श्रेणी में चले तो एक कोश बढ़ा के ले लीजिए 5F 1 to 14, 6D 0 या 1 और 7S2। ये इनका सामान्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि यहाँ पर लैंथेनम 4F श्रेणी में भर रहे हैं, इसलिए इनको 4F श्रेणी के तत्व भी बोला जाता है। एक्टिनम यहाँ पर 5F उपकोष में भर रहे हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर 5F श्रेणी के तत्व भी बोला जाता है। इसमें एक चीज जो याद रखनी है आपको यहाँ पर, यूरेनियम 92, इसके पश्चात जो आपके तत्व है, इसके बाद वाले जो तत्व है वो तत्व कृत्रिम रूप से निर्मित किए गए हैं। यूरेनियम 92 के पश्चात वाले जो तत्व है वो कृत्रिम रूप से क्या किए गए हैं बेटा? निर्मित किए गए हैं। कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में इनको बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर इन तत्वों को हम बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व। क्या बोलते हैं? परा यूरेनियम तत्व, या नाम देते हैं इनको ट्रांस यूरेनिक तत्व। क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रांस यूरेनिक तत्व। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि जो आपके पास एक्टिनाइड श्रेणी है
उस एक्टिनाइड श्रेणी में यूरेनियम 92 के पश्चात वाले जितने भी तत्व है वो मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित किए गए हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व। क्लियर है? देखिए यहाँ पर एक्टिनाइड श्रेणी के सारे तत्व ही क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर रेडियो सक्रिय होते हैं, जबकि लेंथेनाइड श्रेणी में एक आपका प्रोमीथियम होता है, वो ही क्या होता है बेटा? रेडियो सक्रिय, बाकी नहीं होते। लेकिन जो आपकी एक्टिनाइड श्रेणी है, उस एक्टिनाइड श्रेणी में सारे के सारे तत्व क्या होते हैं बेटा? रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये थी आपके पास क्या बेटा? यहाँ पर कंप्लीट आपकी आवर्त सारणी, जिसकी कितने पार्ट थे बेटा? यहाँ पर 4 पार्ट। क्लियर है? चलिए आगे लेते हैं हम यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर हम इस आवर्त सारणी में कुछ गुणों में परिवर्तन देखेंगे और उसको अपन एक नाम देते हैं यहाँ पर आवर्तिता। वर्ड है यहाँ पर आपके पास बेटा आवर्तिता। आवर्तिता आवर्तिता क्या होती है कि तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणों में एक आवर्त व वर्ग के अनुरूप क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन। क्या कहा आपने यहाँ पर कि आवर्त व वर्ग के अनुदिश, आवर्त व वर्ग के अनुदिश तत्वों के गुणों में, तत्व के गुणों में क्रमिक परिवर्तन, क्रमबद्ध परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर आवर्तिता। जैसे परमाणु का आकार घट रहा है कि बढ़ रहा है, उनकी आयनन एंथैल्पी बढ़ रही है कि घट रही है, विद्युत ऋणता यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। क्लियर है यहाँ पर? उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने आवर्त में बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे यहाँ पर गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर आवर्तिता। आपको यहाँ पर 4 बिंदुओं में आवर्त सारणी में आवर्तिता पढ़नी है। पहला अपन पढ़ेंगे परमाणु आकार में आवर्तिता, दूसरा अपन पढ़ेंगे यहाँ पर आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता, तीसरा अपन पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तिता, और उसके बाद पढ़ेंगे बेटा विद्युत ऋणता में आवर्तिता, कि परमाणु का आकार किस प्रकार चेंज होगा, उसकी आयनन एंथैल्पी कैसे चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कैसे चेंज होगी, और विद्युत ऋणता में कैसे परिवर्तन आएगा। सबसे पहला बिंदु हम यहाँ पर लेते हैं बेटा परमाणु आकार में आवर्तिता। परमाणु आकार, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉइंट यही होता है कि परमाणु का आकार क्या होता है। तो देखिए सिंपली अपन क्या कहते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की इस नाभिक से दूरी क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पर परमाणु आकार, जिसको हम यहाँ पर आकार के रूप में परिभाषित न करके परमाणु त्रिज्या के रूप में परिभाषित करते हैं। किसके रूप में बेटा? यहाँ पर परमाणु त्रिज्या के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया जाता है। देखिए परमाणु के आकार का अनुमान हम नहीं लगा सकते, केवल परमाणु त्रिज्या का क्या लगाया जा सकता है बेटा? अनुमान लगाया जा सकता है। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि किसी परमाणु में
नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी आपकी क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पर परमाणु त्रिज्या। देखिए यहाँ पर इस परमाणु त्रिज्या को हम अलग अलग तत्वों की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार की परमाणु त्रिज्या आपको पढ़नी है बेटा? यहाँ पर 3 प्रकार की। पहली अपने पास आती है यहाँ पर सह संयोजक त्रिज्या। दूसरी आती है अपने पास यहाँ पर धात्विक त्रिज्या। क्या आती है? धात्विक त्रिज्या। और तीसरी अपने पास आती है यहाँ पर वैन वाल त्रिज्या। इन 3 त्रिज्याओं के आधार पर हम परमाणु के आकार का क्या करते हैं बेटा? निर्धारण। सबसे पहले आपके पास है सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहोगे यहाँ पर सहसंयोजक त्रिज्या में? कि 2 समनाभिकीय परमाणुओं के, 2 समनाभिकीय जिनके नाभिक क्या हो? समान हो, तो ऐसे 2 समनाभिकीय परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा मान, बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाती है बेटा? आपकी यहाँ पर सहसंयोजक त्रिज्या। देखिए कैसे यहाँ पर आपके पास है Cl2 अणु। क्या है बेटा? आपके पास यहाँ पर Cl2 अणु है। Cl2 अणु में देखिए ये 2 क्लोरीन परमाणु है। इन 2 क्लोरीन परमाणुओं के मध्य क्या बना हुआ है? यहाँ पर सहसंयोजक आबंध। क्या बना हुआ है? सहसंयोजक आबंध। आगे पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल से सहसंयोजक आबंध के बारे में, कि इन दोनों के मध्य क्या है? सहसंयोजक आबंध। तो आपने कहा यहाँ पर कि ऐसे 2 समनाभिकीय परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी, ये नाभिकों के बीच की दूरी है, और इस बीच की दूरी का आपने क्या लिया बेटा? यहाँ पर ये आधा मान। तो ये आधा मान आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ पर सहसंयोजक त्रिज्या। जैसे क्लोरीन अणु में 2 क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी होती है 198 पिकोमीटर। इस 198 का आपने कितना लिया बेटा? यहाँ पर आधा मान लिया, तो आधा कितना होगा? यहाँ पर 99 पिकोमीटर। अर्थात क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है बेटा? 99 पिकोमीटर। क्लियर है यहाँ पे? दूसरी आती है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या धातुओं के लिए होगी, ठोस अवस्था के लिए होगी, और ठोस अवस्था में परमाणु यहाँ पर ठोस अवस्था में परमाणु कुछ इस प्रकार होते हैं बंधे हुए, बिल्कुल पास पास में। इस प्रकार धात्विक क्रिस्टल का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। धातुओं का यहाँ पर निर्माण होता है, जिसमें ये आपके पास क्या है? यहाँ पर परमाणु। ठीक है, तो आपने ये कहा कि धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित, धात्विक इस क्रिस्टल में उपस्थित किन्हीं 2 परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा मान, किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा मान आपकी क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पर धात्विक त्रिज्या। जैसे कॉपर के लिए यहाँ पर 2 इन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है बेटा 258 पिकोमीटर। इसका आपने कितना लिया बेटा? यहाँ पर आधा मान लिया, और आधा मान आपको यहाँ पर मिलता है लगभग
129 पिकोमीटर। कितना मिलता है बेटा? 129 पिकोमीटर, यानी 129 पिकोमीटर क्या है बेटा यहाँ पर? कॉपर परमाणु की त्रिज्या। क्लियर है? नेक्स्ट हम लेते हैं वांडरवाल त्रिज्या। देखिए वांडरवाल त्रिज्या होती है यहाँ पर दो अणुओं के मध्य। किसके मध्य होती है बेटा? दो अणुओं के मध्य, जिनके मध्य किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए होती है। जैसे हम क्लोरीन के लिए ही बात करें तो भाई क्लोरीन अणु यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, सह संयोजक त्रिज्या के रूप में, जो अभी अभी आपने पढ़ा यहाँ पर, ये तो सह संयोजक त्रिज्या हुई। ऐसे ही दूसरा क्लोरीन अणु है, इन दोनों क्लोरीन अणुओं के मध्य क्या लगता है बेटा? दुर्बल वांडरवाल बल, दुर्बल आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल को अपन बोलते हैं वांडरवाल फोर्स, यहाँ पर वांडरवाल बल। तो ऐसे दो अणुओं के मध्य नाभिकों के बीच की ये दूरी है, इस दूरी का आधा मान आपकी क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पर वांडरवाल त्रिज्या। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी बेटा? यहाँ पर कौन सी होगी? यहाँ पर दूरी ज्यादा है तो कौन सी ज्यादा होगी बेटा? यहाँ पर वांडरवाल त्रिज्या। उससे कम कौन होगी? धात्विक। और उससे छोटी कौन होगी? यहाँ पर सहसंयोजक त्रिज्या। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि निम्न को यहाँ पर त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी कौन होती है? वांडरवाल त्रिज्या। उससे छोटी होती है धात्विक, और सबसे छोटी कौन सी होती है बेटा? सहसंयोजक त्रिज्या। क्लियर है यहाँ तक? ये तो थी आपके पास बात किसकी बेटा? यहाँ पर परमाणु के आकार की, कि आकार क्या होता है। परमाणु के आकार की, कि आकार आपके पास यहाँ पर क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि इस परमाणु के आकार को कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर प्रभावित करते हैं। इस परमाणु के आकार को कौन कौन से कारक यहाँ पर प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला कारक आता है आपके पास यहाँ पर कोशों की संख्या। कोशों की संख्या, ऐसे क्वांटम संख्या में भी पढ़ चुके हो आप। यहाँ पर कोशों की संख्या परमाणु के आकार को कैसे प्रभावित करती है, कि जैसे जैसे कोशों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, वैसे वैसे परमाणु का आकार भी क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है। कि आपके पास ये पहला कोश था, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश यहाँ पर। तो जैसे जैसे कोशों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे परमाणु का आकार भी क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्वांटम संख्या में ये भी एक्सप्लेन किया था आपके पास, प्रभावी नाभिकीय आवेश, Z इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की इस नाभिक की ओर आकर्षित होने की क्षमता, यानी इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है बेटा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन नाभिक के, उतना ही कहाँ जाएगा बेटा? पास में जाएगा, यानी आकार उतना ही क्या होगा? छोटा। अर्थात हम ये कहें कि Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? परमाणु आकार के। व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा किसके? यहाँ पर परमाणु आकार के। कि जैसे जैसे नाभिक की आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की नाभिक की ओर आकर्षित होने की क्षमता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के उतना ही पास में जाएगा, और पास में जाएगा तो आकार क्या होगा बेटा? यहाँ पर छोटा होगा। तीसरा हम लेते हैं यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव। क्या लेते हैं बेटा? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपके पास यहाँ पर ये नाभिक है, इस नाभिक के जस्ट पास ही इसमें कोश में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है,
और ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का क्या लगता है बेटा? आकर्षण बल। यानी ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होता है, नाभिक की ओर आता है। लेकिन इस अंदर वाले कोश में भी क्या उपस्थित है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अंदर वाले कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे जैसे इस अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता उतनी ही क्या होगी? बढ़ेगी। यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से उतना ही कहाँ जाएगा? दूर। और दूर जाएगा तो यहाँ पर आकार में क्या हो जाएगी? वृद्धि। यानी यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के इस आकर्षण बल को ये आंतरिक कोश वाले इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर कवर बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये आकर्षण बल कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहाँ चला जाता है बेटा? दूर चला जाता है। दूर चला जाता है तो आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि। यानी अपन ये कहें कि परिरक्षण प्रभाव प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? यहाँ पर परमाणु आकार। क्लियर है यहाँ पर? इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट लेते हैं और फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर आबंदों की संख्या। आबंदों की संख्या। दो परमाणुओं के मध्य जितने ज्यादा आबंध होंगे परमाणु का आकार उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? छोटा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच एकल आबंध है, ऐसे ही कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ऐसे ही कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है? एकल आबंध है, द्वि है, त्रि है। ये एल्केन में, ये एल्किन में, ये एल्काइन में। आगे पढ़ेंगे हम। देखिए बेटा, एकल आबंध की दूरी यहाँ पर होती है 154 पिकोमीटर, इसकी होती है 133 पिकोमीटर के करीबन, और इसकी होती है 120 पिकोमीटर। यानी जैसे जैसे आबंधों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर आकार क्या होता जा रहा है बेटा? छोटा होता जा रहा है। बाकी कहानी कि कैसे छोटा होता है ये अपन रासायनिक आबंधन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि आबंधों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आकार क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। ये चार फैक्टर हैं जो परमाणु आकार को क्या करते हैं बेटा? प्रभावित करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब इसी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमें आवर्त सारणी में इस परमाणु आकार में क्या पढ़नी है बेटा? आवर्तिता। कि एक आवर्त के अनुसार परमाणु आकार किस प्रकार घटता या बढ़ता है, या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में कैसे परिवर्तन आता है। ये सारी कहानी पढ़ेंगे बेटा कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।